तो लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस न्यूरोहाइपोफाइसिस की अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि दो हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से। एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन या एडीएच। ठीक है। दूसरी बात क्या थी, इस न्यूरोहाइपोफाइसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले को हम बेटा बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। पहला पार्ट हमारा कौन सा है? इनफंडिबुलम। पहला पार्ट होगा इनफंडिबुलम। दूसरा जो पार्ट है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? तो दूसरा पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा। ठीक है। तो एक इनफंडिबुलम हो गया, दूसरा पार्स नर्वोसा हो गया। दो पार्ट हैं। और पार्स नर्वोसा को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। तो पार्स नर्वोसा बोलो या पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे। कभी नहीं बोलोगे, गलत हो जाएगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज द पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, but it contain two parts. One is the infundibulum and another is the pars nervosa, and pars nervosa is also known as the posterior pituitary. सर कौन सा चैप्टर करा रहे हो? बेटा ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो पिछला क्लास दिया था मैंने, उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। तो पार्स नर्वोसा जो था पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक्चुअल में यहाँ पर आप देखोगे अकेला ऐसा यहाँ पर जो हार्मोन था ये पार्शियली स्टोरेज करता है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पार्शियल स्टोरेज ऑफ हार्मोन। पार्शियल स्टोरेज ऑफ हार्मोन। तो पार्शियल स्टोरेज ऑफ हार्मोन यहाँ पर देखने को मिलेगा थोड़े टाइम के लिए। अब इस पार्स नर्वोसा से दो हार्मोन निकलेंगे। एक आपको पता है ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। और दूसरा जो आपका था उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज एडीएच। एडीएच या इसी को हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। एडीएच या इसी को बेटा क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। तो एक हो गया आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा कैसा हो गया? वैसोप्रेसिन। या आप इसी को बोलोगे और पेट्रिसिन। ठीक है। तो ये जो है आपको हार्मोन देखने को मिलेगा यहाँ पर, एडीएच, वैसोप्रेसिन या पेट्रिसिन। ठीक है। ये पार्स नर्वोसा से निकलने वाले हार्मोन। अब आगे जो बात आती है बच्चों, वो क्या कि ऑक्सीटोसिन या जो पिटोसिन है या बर्थ हार्मोन, तीन नाम है इसके। ऑक्सीटोसिन या इसको हम बोलते हैं पिटोसिन, या इसी को हम बोलते हैं क्या? बर्थ हार्मोन। ठीक है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन या बर्थ हार्मोन है, इसका काम क्या होगा सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद एडीएच का रोल भी देखेंगे। ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन या बर्थ हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है। सबसे पहला काम देखिए ऑक्सीटोसिन, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का काम देखते हैं क्या होता है। तो पहला काम इसका क्या है ऑक्सीटोसिन का? इट स्टिमुलेट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। क्या बोलोगे आप? इट स्टिमुलेट द uterine contraction. Stimulate the uterine contraction during parturition या चाइल्ड बर्थ।
तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा ऑक्सीटोसिन का दूसरा जो काम है वो क्या है, स्टिमुलेट द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी। क्या बोलोगे आप, इट स्टिमुलेट द मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल्स में। ठीक है, दूसरा देखिए इसके बाद इन ह्यूमन फीमेल्स, अगर ह्यूमन फीमेल्स की बात करोगे, ये क्या करता है, जो स्मूथ मसल्स होती हैं इन ह्यूमन फीमेल्स, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की, है ना, स्मूथ मसल्स इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, उनका कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्प करता है, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे काम आपको देखने को मिलेंगे। ऑक्सीटोसिन के 3 काम हैं, स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, स्टिमुलेट करता है मिल्क इंजेक्शन को मेमोरी ग्लैंड से, और क्या करता है फीमेल्स में स्मूथ मसल्स जो हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक की, उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है वैसोप्रेसिन या पेट्रिसिन या एडीएच। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा हार्मोन है, जो न्यूरोहाइपोफाइसिस के पार्स नर्वोसा पार्ट से निकलने वाला, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है, वो है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन की जब भी आप बात करोगे तो वैसोप्रेसिन, दूसरा नाम इसका एडीएच, याद रखिए जरूर इसका। और आप बोलोगे वैसोप्रेसिन के अलावा जो है आपका एडीएच के अलावा आप बोल सकते हो पेट्रिसिन और एडीएच, कुछ भी बोल दो। ठीक है, अब देखिए इसके पास कई सारे काम, जैसे एक काम क्या है इसका, कि ये जो नेफ्रॉन होता है, आपको अगर ध्यान हो, नेफ्रॉन जो होता है, जैसे नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन वाला पार्ट, तो ये नेफ्रॉन वाला जो पार्ट है बेटा, इधर देखिए आप, इस नेफ्रॉन वाले पार्ट में आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है इसका नाम होता है डीसीटी, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसका नाम होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिजिटल कन्वॉल्यूटेड जो पार्ट है, डिजिटल ट्यूब्यूल जो है, यहां पर ये क्या करता है, जो है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। क्या करवा देता है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑस्मोसिस। तो वो वैसोप्रेसिन या एडीएच के वजह से होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि जो है वाटर के कंटेंट को जो हमारा यूरिन होता है उसमें कम करवाता है। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी आपके इसके केस में। ठीक है, डन, क्लियर है सभी को, इतनी बात समझ में आई? सर एंटी डायूरेटिक का एक बार मीनिंग दोबारा से रिपीट कर दीजिए। एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या है बेटा, एंटी मतलब होता है अपोजिट, डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेस वाटर इन यूरिन। तो अगर सारा वाटर बाहर ही निकल जाएगा तो हमको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, ट्यूब्यूल के अंदर, डीसीटी के अंदर वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, उसको बढ़ा देगा तो मैक्सिमम वाटर जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है आपकी, है ना, इसमें, और जो है आपका क्या बोलते हैं डीसीटी, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी आपको देखने को मिल जाएगी किसके केस में, आपके वैसोप्रेसिन या एडीएच के केस में।
अब होता क्या है, इसकी वजह से एक जो है हाइपोसिक्रीशन की वजह से एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अगर एडीएच या वैसोप्रेसिन का अमाउंट कम हो जाए, यानी कि हाइपोसिक्रीशन हो जाए, एडीएच का क्या हो जाए, हाइपोसिक्रीशन हो जाए, तो आप बोलोगे यहाँ पर एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, तो आप बोलोगे डायबिटीज, क्या बोलेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस डायबिटीज इंसिपिडस के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इनके सिम्टम्स में आप देखोगे यहाँ पर जो मिक्चुरेशन होता है वो डाइल्यूट यूरिन को निकालता है, तो आप बोलोगे डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट यूरिन several times in a day, एक डे के अंदर कई बार क्या होता है, यूरिन डाइल्यूट, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक्सेसिव लगता है ना, बार बार प्यास लगना, क्योंकि ज्यादा वाटर निकल रहा है, तो एक्सेसिव थ्रस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्यास, जिसको हम बोलते हैं पॉली, क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया, क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया, ठीक है। और इसके अलावा आप बोलोगे एक्सेसिव डिहाइड्रेशन होता है, क्या होता है, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या होता है, बॉडी के बाहर निकल जाता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो भी समझ में आ गया होगा, दो हार्मोन्स मैंने बताया कौन कौन से निकलते हैं और उनका क्या रोल होता है। तो यहाँ पर आपको, बोलो बेटा। सर डायबिटीज और डायबिटीज इंसिपिडस अलग अलग चीजें हैं? डायबिटीज के दो टाइप हैं, एक डायबिटीज मेलाइटिस होती है, एक होती है इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, और ये जो होता है एडीएच के, इंसिपिडस जो होता है एडीएच की कमी की वजह से होता है। ओके सर। नहीं, हर हार्मोन की नहीं, ये बड़ी ग्लैंड है तो इसकी डिटेल्स ज्यादा आती है बेटा, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा है आपने, किसने पूछा, हाँ गुरप्रीत, देखो जितना आता है उतने में पढ़ा रहा हूँ, एक्सेस नहीं पढ़ता, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तीसरा हमारा जो दूसरा ग्लैंड था मेन, वो हम लोग देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की जब बात करोगे आप, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो कैसा है, एंडोडर्मल ऑरिजिन, एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, कैसा है, एंडोडर्मल ऑरिजिन का। दूसरा देखिए आप, इसका लोकेशन क्या है, तो आप बोलोगे लोकेटेड, लोकेटेड इन द नेक, तो नेक रीजन में ये लोकेट होता है, ठीक है। दूसरा देखिए कहां पर, तो एट द जंक्शन ऑफ, एट द जंक्शन ऑफ, एट द जंक्शन ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, तो लैरिंग्स और ट्रैकिया के जंक्शन पे ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, यहां पर आप बोलोगे ये एच शेप्ड का होगा, ऐसा होगा, एच शेप्ड का होगा, ठीक है। दूसरी बात, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ग्लैंड होती है वो बाई लोब्ड होती है, किसमें, बर्ड्स में, बर्ड्स के अंदर कितना होता है, बाई लोब्ड होता है, ठीक है। बर्ड्स के अलावा आप बोलोगे मैमल्स में बाई लोब्ड होता है,
तो बर्ड्स और मैमल्स में कैसा हो जाएगा, बाइलोब्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बाइलोब्ड ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप रेप्टाइल की बात करोगे तो रेप्टाइल्स में ये बेटा कैसा होगा, इन रेप्टाइल इट इज सिंगल, तो केवल एक लोब होगा इसमें, सिंगल, ये देखने को मिलेगा आपको रेप्टाइल। अब दूसरा देखिए, इसके केस में जब आप देखोगे तो जो स्ट्रक्चर आप देखोगे कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा, ऐसे इस तरीके से, यहाँ पर ग्लैंड होगी ऐसे इस तरीके से, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इस ग्लैंड के केस। नीचे ये कहानी ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे इस पोर्शन में, तो यहाँ पर तो ये लैरिंग्स होता है, साउंड बॉक्स। लैरिंग्स के नीचे जो आप देखोगे ये वाला, ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है कि नहीं। और दूसरा आप बोलोगे यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें ग्लैंड, इसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। क्या बोलते हैं, इस्थमस, ठीक है। ये जंक्शन होता है इस्थमस, जो कि दोनों लोब को आपस में जोड़ के रखता है, जंक्शन पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, ये नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है, ठीक है, इस्थमस जो होता है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू बना हुआ होता है, इतनी बात ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चलिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। आप लोगों को मैं जो भेजूंगा ना ये पीडीएफ, ये आप लोग देख लेना, लास्ट से फिर पहले की तरफ जाना है ना, तो पहले पे आपको मैं इरेज करे दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट से पहले पे आप जाओगे इस वाले पे, है ना, ये वाले, तो इस पे आपको मिल जाएगा, इरेज किया जाएगा, इस पे आगे मिल जाएगा। फिर 1 नंबर वाले को इरेज कर दिया, जो है 2 नंबर, इसको इरेज कर दिया मैंने, इसको इरेज कर दिया, ठीक है। 7 पेज मैंने इरेज कर दी, ठीक है। तो ये शुरुआत में आपको मिल जाएगा, तो लास्ट से जहां से मैंने स्टार्ट किया ना वहां से आप जाओगे, तो जो है आपके पास नोट्स होगा ही, तो पहले पेज से फिर लिखना, उसके बाद जो भी पढ़ा है उसके बाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसके बाद में बात करते हैं। हाँ, तो हम लोग जरा एक डायग्राम बना के समझते हैं इस बात को। यहाँ पर कुछ ऐसा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग इसका, ऐसे इस तरीके। तो यहाँ पर ये क्यूबॉइडल जो है एपिथेलियल सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉलिकल कौन बनाता है, कब बोलोगे, क्यूबॉइडल। ठीक है, इस तरीके। तो जब हम सेक्शन कट करते हैं उसका जो है आपका ग्लैंड का, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। इनको हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल, ठीक है। इनके बाहर का जो जगह है ये वाला, ये सब, ये स्ट्रोमा पार्ट, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो ये हो गया स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा। दूसरी बात, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होंगी, तो ऐसे आप बना सकते हो, ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर जब सेक्शन कट करोगे तो ब्लड कैपिलरीज भी दिखेंगे, तो ये ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज भी देखने को मिलेंगी। दूसरा देखिए आप, यहाँ पर ये जो सेल्स हैं बेटा, इनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं, थायराइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती हैं। क्या बनाती हैं, थायराइड
हार्मोन्स को बनाती हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा देखिए, इनके आसपास में मैं येलो कलर से कुछ सेल्स बना रहा हूं, इनको बेटा बोलते हैं, इन्हीं के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं स्ट्रोमा पार्ट में, इनको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं, क्या बोलते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो बेटा आप बोलोगे क्या बनाती हैं, तो आप बोलोगे थायरो कैल्सीटोनिन। क्या बनाती हैं, थायरो कैल्सीटोनिन का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, आप इसके बाद में बात करोगे फॉलिकुलर सेल्स हैं, थायराइड हार्मोन बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आप बोलोगे जो है इंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपका थायराइड, उसके केस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर आपको एक ये वाली जगह दिख रही होगी, ये वाली, इसको हम बोलते हैं कैविटी, है ना, ये कैविटी वाला पार्ट। तो इस कैविटी को हम बोलते हैं फॉलिकुलर कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, फॉलिकुलर कैविटी। और ये फॉलिकुलर जो कैविटी है बेटा, इस फॉलिकुलर कैविटी में आप बोलोगे क्या होता है, थायरो थायरोग्लोबुलिन। ये एक प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन टाइप, फॉलिकुलर कैविटी में टीजी बोलते हैं इसको। तो ये सिंथेसिस ऑफ जो होता है आपका थायराइड हार्मोन्स, उसमें रोल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो गई इसके केस में। अब आगे बढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड में। तो थायराइड ग्लैंड इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड इन विच in the body in which storage of hormones is present in inactive stage, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड अकेला ऐसा ग्लैंड है जिसमें आप बोलोगे क्या होता है, स्टोरेज होता है किसका, हार्मोन्स का, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ये बात कि थायराइड हार्मोन जो होता है, कैसे लिख लेते हैं हम लोग, थायराइड ग्लैंड स्टोर्स थायराइड हार्मोन in inactivated stage। तो इनएक्टिव स्टेज में, इनएक्टिवेटेड स्टेज में ये थायराइड ग्लैंड जो होती हैं थायराइड हार्मोन को स्टोर कर लेती हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेला ऐसा हार्मोन है जो स्टोर किया जाता है, ठीक है, ग्लैंड के थ्रू। अदरवाइज जितनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो धीरे धीरे हार्मोन्स को रिलीज कर देती हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक जो है आपका लेयर प्रेजेंट होता है क्यूबॉइलर ग्लैंडुलर सेल्स का, ठीक है, जो वॉल ऑफ फॉलिकल्स होती हैं उनके ऊपर। तो मैंने दिखाया भी आपको कि फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो कैसी हैं, आपकी ये वाली सेल्स जो हैं ये बेटा कैसी, क्यूबॉइडल टाइप की, क्यूबॉइडल टाइप की, कैसी, क्यूबॉइडल टाइप की, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था कि जो आपका टीजी है, कहाँ गया टीजी, थायरोग्लोबुलिन, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है कि थायराइड ग्लैंड की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आयोडीन। तो आप बोलोगे थायराइड ग्लैंड जो होती है इट रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली करीब 120 माइक्रोग्राम आयोडीन पर डे फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन। यानी कि थायरॉक्सिन को जितना प्रोडक्शन होता है एक दिन में उतना करवाने के लिए करीब 120 माइक्रोग्राम का आपका जो है क्या जरूरत पड़ेगी, हमको आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मिनिमम इनटेक ऑफ आयोडीन करीब जो है आपका कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे 200 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से तो होनी चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर 50 माइक्रोग्राम से कम है आयोडीन का कंटेंट पर डे, इससे कम यूज कर रहे हो
तब उसकी वजह से थायराइड के डिसऑर्डर जो होते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके बाद कुछ बातें। सर एक बार थायराइड थायरोग्लोबिन ग्लैंड के दोबारा बारे में। से बता दीजिए। थायरोग्लोबिन जो है एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि कैविटी जो है उसमें जो है स्टोर रहता है। ठीक है, और ये सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन उसमें हेल्प करता है, इसी से आके आयोडीन चिपकते हैं। ठीक है, और वो मोनोट्राई जो है, हाँ बोले, मोनोआइडोथायरोनिन बनाते हैं और वो आगे जाके T3 एंड T4 का फॉर्मेशन। सर जो थायराइड ग्लैंड है खाली वही स्टोर करता है थायराइड हार्मोन को, बाकी सारे जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं? नहीं, थायराइड ग्लैंड, हाँ केवल यही एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बाकी सारे जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके क्या बोलते हैं, रिलीज करते हैं। वो होते हैं वो रिलीज कर देते हैं, वो स्टोर नहीं करते हैं। पार्शियल स्टोरेज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट, पास नर्वोसा। ठीक है, अब जो हार्मोन है वो T3 और T4 हार्मोन, दो हार्मोन मैंने बताए थे, T3 एंड T4 हार्मोन। ठीक है, तो T3 और T4 हार्मोन्स की जब बात करोगे आप तो क्या होगा, देखिए T3 हार्मोन जो है उसकी बात करते हैं, इसका सिक्रीशन कम होता है, अमाउंट कम होता है, और T4 का अमाउंट ज्यादा होता है पहली बार। ठीक है, तो ये लगभग 20% के आसपास निकलता है, जबकि ये लगभग 80% के आसपास निकलता है पहली बार। ठीक है, इस T4 को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज थायरॉक्सिन। इसको क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जो थायरॉक्सिन होता है ना, इसका जो है आप बोलोगे 4 टाइम्स मोर पोटेंट होता है, सॉरी T3 जो होता है ये 4 टाइम्स मोर पोटेंट होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर मोर पोटेंट, कितने बार, तो आप बोलोगे 4 टाइम्स, 4x, है ना, इसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पोटेंट ठीक का है, मीनिंग दूसरा देखिए, पोटेंट का मतलब बेटा क्या होता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से काम करने वाला, उसको पोटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोर पोटेंट। अब दूसरा देखिए इसके बाद में, यहां पर आप बोलोगे इसकी प्रोडक्टिविटी T3 की, ये बेटा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, और इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरी बात, फिर आगे देखिए, अब बोलोगे इसका पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। ये मोर पोटेंट है ना, पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्लियर है। और T4 जो होता है ये बेटा क्या रहता है, तो आप लिख लोगे स्टोर्ड इन इनएक्टिव फॉर्म, स्टोर्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो इनएक्टिव फॉर्म में ये स्टोर्ड रहता है, कहां पर, तो आप बोलोगे फॉलिकुलर कैविटी, stored in inactive form in follicular cavity। फॉलिकुलर कैविटी में ये इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए जो T4 है, जब ये T4 जो होगा आपका कहां जाएगा, तो आप बोलोगे टिश्यू में अगर जाता है, अगर टिश्यू में जाता है T4, तो टिश्यू के अंदर क्या होता है, डीआयोडीनाइजेशन होता है। इस बात को समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हुआ, अगर T4 टिश्यू में आया ब्लड से, तो आप बोलोगे इसका क्या हो जाएगा, डी आयोडीनाइजेशन। डी आयोडीनाइजेशन जब इसका हो जाएगा, तब ये क्या बन जाता है, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, आप बोलोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी आयोडीनाइजेशन के बाद में T3 में पोटेंट हो जाएगा। और ये काम होगा कहाँ, टिश्यू के अंदर होगा।
तो यहाँ पर डीआयोडीनाइजेशन में होता क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपका एक आयोडाइड जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाएगा, एक जो आपका आयोडाइड है वो आयोडीन का मॉलिक्यूल वो रिमूव कर दिया जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो इसी को बोलते हैं डीआयोडीनाइजेशन। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। सर डी आयोडीनाइजेशन मतलब एक आयोडीन निकालना ना? हाँ, तो T4 है, 4 आयोडीन लगे हुए हैं, एक हटा देंगे तो T3 बचेगा हमारे पास, है ना? यस। सर ये क्यों होता है? ये फॉर्म में आने के लिए, नहीं तो इनएक्टिव रहेगा ना ये। ओके सर। चलो, वेरी गुड। अब बात आती है कि जो है, जो आपका थायरॉक्सिन है, जो थायराइड हार्मोन है, इसका प्रिकर्सर कौन होता है? तो आप बोलोगे प्रिकर्सर जो होता है वो होता है टायरोसिन। अमाइनो एसिड टायरोसिन जो होता है उससे बनता है। देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे क्या होता है, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, लिखे दे रहा हूं मैं, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स जो हैं, उनमें आप बोलोगे क्या होता है आपका, उनमें आप बोलोगे क्या होता है आपका, क्या होता है, टायरोसिन। ये एक अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन। तो टायरोसिन अमाइनो एसिड जो होता है वो फॉलिकुलर सेल्स में जो है क्या बनवाता है, जो है थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन करवाता है, थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन करवाता है। अब देखिए इसके बाद में अगर देखोगे इसकी सिंथेसिस, तो आप ऐसे मान लो ये आपका थायरोग्लोबुलिन है, ठीक है, इसके ऊपर आएगा एक आयोडाइड जुड़ेगा ऐसे, इस तरीके से। फिर आप देखोगे आगे चल के दो जुड़ जाएंगे, तो फिर ऐसे हम बना लेंगे, ऐसे दो जुड़ गए तो दो जुड़ जाएंगे, तो ऐसे कहानी हो जाएगी, ये ठीक है, ये बन गया। ठीक है, दो जुड़ गए। अब इसके बाद में अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, कोई दो मॉलिक्यूल ऐसे आपस में जुड़ जाए ऐसे, ये आपका, ये आपका ऐसे हो गया, ये फिर आपका ऐसे हो गया। तो अब ये जो बन गया आपका, ये क्या बन गया, ये देखिए आप, इसको आप क्या बोलोगे, तो इसको आप बोल सकते हो T4, बोल सकते हो कि नहीं, या इसी का नाम है थायरॉक्सिन, या इसी को बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोडीन। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, ईथर बॉन्ड है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, ईथर बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर है? सर इन दोनों को मिला के T4 बनता है? हाँ, इन दोनों को मिला के बॉन्ड बनता है। और सर ये टायरोसिन पे आयोडीन लगा है? हाँ, टायरोसिन पे आयोडीन। थर्ड वाले का क्या होगा? और सर ये ऐसे ही रहेगा? थर्ड वाले का मतलब T3 का, यस सर। T3 में 3 लग जाएंगे, उसमें एक ही होगा, है ना, एक में दो, एक में एक। ठीक, सर एक बार T3 का भी ऐसे बना के दिखा दीजिए। तो उसमें क्या दिक्कत है, ऐसे एक में दो बना लो, ऐसे ठीक है, ऐसे बन जाएगा आपका, ऐसे एक फिर ऐसे जुड़ जाएगा आपका, ये बन गया। ठीक है, यस सर। चलो अब देखिए, अच्छा डेली कितना यूज है आयोडीन का, ये भी लिखे दे रहा हूं मैं एक लाइन में, आयोडीन रिक्वायरमेंट। तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए
आयोडीन की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, जो है वो आप बोलोगे 120 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है इनटेक ऑफ आयोडीन की, तो आप बोलोगे 200 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये कहानी हो गई आपकी। अब दूसरा देखिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको भी एज करते हैं। हाँ, अब हम बोलेंगे थायराइड की जरूरत क्या है। तो देखिए, थायरॉक्सिन जो होगी, जो हार्मोन निकलेगा यहाँ से, थायरॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर BMR ऑफ किसका, बॉडी सेल्स। तो बॉडी सेल्स के BMR के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा देखिए, इसके बाद में आप बोलोगे यहाँ पर थायरॉक्सिन जो है, जो थायरॉक्सिन है, ठीक है, उसमें आप बात करोगे BMR अगर आप इंक्रीज करोगे तो यहां पर आप बोलोगे क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक जो रेस्पिरेशन है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनका भी अमाउंट बढ़ेगा, उनका अमाउंट ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, अब दूसरा बात देखते हैं, BMR और क्या करता है, तो आप बोलोगे इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, फिर देखिए क्या करता है, इट इनहेंस द क्या करता है, इनहेंस द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। Enhance the oxidative metabolism of the body. बॉडी की ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को भी ये क्या करता है, इनहेंस करवा देता है। उसी बात देखिए, अगर थायरॉक्सिन होगी, इंक्रीज करेगा थायरॉक्सिन, तो आप बोलेगा वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होता है। अगर थायरॉक्सिन का अमाउंट ज्यादा होगा तो आप बोलोगे वेट जो होगा वो कम होगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए, ये क्या है, एक तरीके का सिनर्जिस्टिक हार्मोन। सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या होता है, सिनर्जिस्टिक अगर हार्मोन है कोई, तो इसका मतलब हुआ कि ये उसी के जैसे काम करेगा, उसके काम को और वो इनिशिएट करवाता है। तो ये सिनर्जिस्टिक किसके है, ग्रोथ हार्मोन के सिनर्जिस्टिक। तो ग्रोथ हार्मोन जो काम करता है वो ये भी काम करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक हार्मोन बोलते हैं। क्योंकि ये क्या करवाता है, ये भी जो है इंक्रीज करवा देता है किसको, तो आप बोलोगे ये इंक्रीज करवाता है अमाइनो एसिड के अपटेक को। दूसरी बात, अमाइनो एसिड के अपटेक को इंक्रीज कराने के साथ साथ में आप बोलोगे ऑप्टिमम लेवल पे जब होगा, जब ऑप्टिमम लेवल पे ये होगा तो आप बोलोगे क्या होगा, ऑप्टिमम लेवल पर जब होगा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि ऑप्टिमम लेवल पे जो होगा तो आप बोलोगे ये लिपोलिसिस करवाएगा। क्या करवाता है, लिपोलिसिस करवाता है ऑप्टिमम लेवल पे। ठीक है, लिपोलिसिस आल्सो, और क्या है ये आप बोलोगे और क्या है, लिपोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कुल मिला के ये लिपिड को तोड़ता है ना, और लिपिड का जेनेसिस भी करवाता है।
ठीक है, अगर उससे ज्यादा ऑप्टिमम लेवल से अगर ऊपर बढ़ते, ठीक है, अगर इसका लेवल बढ़ा देते हो तो लिपोजेनेसिस से लिपोजेनेसिस भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम बोलते हैं ये डायबिटोजेनिक हार्मोन भी है या हाइपरग्लाइसेमिक भी हार्मोन, क्योंकि ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, तभी इसको बोलते हैं इट इज आल्सो नोन एज डायबिटोजेनिक हार्मोन। क्या बोलते तो हैं, इसी की वजह से डायबिटोजेनिक हार्मोन। डायबिटीज होती है ना? नहीं, इसकी वजह से नहीं होता है, लेकिन ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इनिशिएट करवाता है, इसलिए इसको डायबिटोजेनिक बोलते हैं। डायबिटीज तो ये स्पेशली इंसुलिन की वजह से होती है, इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, ठीक है। सर ओके सर। सर इसमें BMR क्या है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो हमारे बॉडी का एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है, बॉडी का फिजियोलॉजी होता है कि जिसपे बॉडी काम करती है, एक टेम्परेचर है ना, उसी को हम बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और सर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म वाली लाइन एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन बढ़ाएगा, और ऑक्सीडेशन अगर बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होगा। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी का मतलब यही है कि वो रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देगा, है ना, जल्दी जल्दी, जिससे क्या होगा, एनर्जी हमको मिलेगी। और समझ सर ये में आ गया? सिनर्जिस्टिक वाला पॉइंट भी। सिनर्जिस्टिक का मतलब है तुम जा रहे हो धीरे धीरे और कोई दूसरा तुमको लेके और तेजी से चलने लगे, तो तुम तो जा ही रहे हो, वो भी साथ में जा रहा है, एक ही जैसा काम करने वाला। तो ये ग्रोथ हार्मोन का सिनर्जिस्टिक है, जो जो उसके काम थे वही इसके काम, ठीक है, ये भी हेल्प करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दूसरा ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है इंटेस्टाइन से, जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, उसको इंक्रीज कर देता है। दूसरी बात देखिए, इसके बाद में आप बोलोगे फिजिकल, फिर आप बोलोगे सेक्सुअल, फिजिकल सेक्सुअल, उसके अलावा बोलोगे आप मेंटल ग्रोथ। ठीक है, फिजिकल मेंटल ग्रोथ, है ना, एंड सेक्सुअल लिख चुका हूं, फिजिकल सेक्सुअल एंड मेंटल ग्रोथ जो होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपका ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, मेंटल ग्रोथ में आप देखोगे तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है CNS, है ना, तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसके बिना क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेंटली वो सही नहीं रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बोलेंगे जो वाटर होता है, वाटर, और आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, आयंस जो होते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, एनसीईआरटी का एक लाइन है कि ये क्या करता है, आरबीसी जो होती हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, इंक्रीज करवा देता है, या इसी को हम बोलते हैं एरेथ्रोपोइसिस, ठीक है, एरेथ्रोपोइसिस को इंक्रीज करवा देता है। कहाँ पर ये काम होता है, आप बोलोगे रेड बोन मैरो में ये काम होता है, रेड बोन मैरो में ये काम होता है, ठीक है, समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप बोलोगे एक टैडपोल लार्वा होता है, फ्रॉग का लार्वा को बोलते हैं टैडपोल लार्वा। तो ये जो टैडपोल लार्वा होता है कुछ इस तरीके से होता है, इसके पूंछ होती है, फ्री स्विमिंग लार्वा बोलते हैं इसको।
तो अगर हम थायराइड ग्लैंड को हटा दें या थायरॉक्सिन ना दें उसको, तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो नहीं होती। तो एक बात और समझ में आई कि भाई लोअर वर्टिब्रेट्स में मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, तो आप बोलोगे थायरॉक्सिन। ठीक है, तो उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस को ये कंप्लीट करवा, ये काम हो गए किसके, आपके जो है थायराइड हार्मोन के। सारे इफेक्ट मैंने बता दिए क्या क्या ये काम करता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी। मैंने बोला कि ये जो आपका आरबीसी प्रोडक्शन होता है, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं इसको, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब प्रोडक्शन, तो ये कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। उसके बाद देखिए अब बोलोगे जो टैडपोल लार्वा होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस जो होता है उसको कौन करवाता है, टैडपोल करवाता है। ठीक है, मतलब चेंजेस जो होते हैं एडल्ट बनने लार्वा से। दूसरा देखिए इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में आप बात करोगे जो है कंट्रोल की, तो रेगुलेशन की बात करते हैं जरा। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इसके बाद में बेटा ये कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, टीएसएच निकलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा। फिर आप बोलोगे ये कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, आ जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। और ये थायराइड ग्लैंड जो होगा, थायराइड ग्लैंड जो जाएगा इससे क्या होगा, तो आप बोलोगे T3 एंड T4। ठीक है, तो T3 एंड T4 जो होंगे वो आप बोलोगे यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं। अगर इनका अमाउंट ज्यादा हुआ तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये बोलेंगे कि टीएसएच के अमाउंट को कम कर दो, नहीं चाहिए हमें T3 T4। ठीक है, और ये T3 एंड T4 जो होते हैं वो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं, तो आप बोलोगे मेटाबॉलिज्म, यही मेन काम होता है। ठीक है, क्लियर है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए या मेटाबॉलिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा, तो इनका अमाउंट ज्यादा होगा तो ये हाइपोथैलेमस के पास भी जाके बोल देते हैं कि आप बस करिए, खत्म करिए, आप रहने दीजिए, हम मत निकालिए टीआरएच। ठीक है, तो ये काम हो गए इनके। अब आती है बात इनके जो है आपके क्या बोलते हैं उसको, डिसऑर्डर्स की। तो डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म की बात। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या हुआ, हाइपो मतलब कम, थायराइडिज्म मतलब थायराइड का सिक्रीशन। तो यहाँ पर आप बोलोगे थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को कम होना क्या कहलाएगा, हाइपोथायराइडिज्म कहलाएगा। देखिए अब इसमें क्या है हाइपोथायराइडिज्म में, पहला देखिए सबसे पहला आप बोलोगे क्रेटिनिज्म, क्या बोलेंगे, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म की बात जब करोगे आप तो बोलोगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन द एम्ब्रियो। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, क्या होगा, एम्ब्रियो अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया है ना, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर एम्ब्रियो में क्या हो गया, जो है कम हो गया किसका, लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन अगर कम हो गया, उनका लेवल डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी कि सही से वो क्या होगा आपका जो है डेवलप नहीं कर पाएगा, तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो गया इसका, तो अब यहाँ पर आप बोलोगे क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब क्या था कि ये सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब यही हुआ कि सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। लो आईक्यू लेवल देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, लो आईक्यू लेवल देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल क्या देखने को मिलेगी, स्किन देखने को मिलेगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या होगा, डीफ म्यूटिज्म देखने को मिलेगा। डीफ म्यूटिज्म का मतलब क्या हुआ, ना वो बोल पाएगा ना वो सुन पाएगा। डीफ मतलब कम सुनाई देना, बहरा होना, और म्यूटिज्म मतलब सुन बोल ना सके।
ड्यूकम्यूटिज्म वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा उस बच्चे के अंदर जिसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी, या हाइपोसिक्रीशन होगा आपका थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का। ओके, गॉट इट। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। समझ में आएगा सभी को? यस सर। अब Yes, अगर sir. हाइपोसिक्रीशन, क्रिटिनिज्म हमने बोला कि बच्चों में होता है, चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, छोटे बच्चों में। अगर यही प्रॉब्लम कोई बड़े में देखने को मिले, सर ये जन्म से ही अगर होगी ना? आप बोलोगे, हाँ बाई बर्थ ही होता है। अगर एडल्ट में ये कहानी हो, है ना, एडल्ट में कम हो जाए, तब इसको हम बोलते हैं, क्या दूसरा नाम देते हैं, मिक्सोडीमा। क्या नाम दे देते हैं, मिक्सोडीमा। तो मिक्सोडीमा जो होता है, मिक्सोडीमा जो होता है उसमें हम बोलेंगे क्या होता है, फॉलिंग ऑफ हेयर्स, हेयर्स का गिरना, हेयर गिरने लगते हैं यहाँ पर, फॉलिंग ऑफ हेयर्स। इसके अलावा आप बोलोगे हेयर के गिरने के अलावा लूज एंड सोलन स्किन, स्किन वहां पर कैसी दिखेगी, सोलन दिखेगी, लूज दिखेगी, ठीक है। दूसरा, सोलन या लूज जो स्किन है इसके किस वजह से है, तो ये आप बोलोगे टेंडेंसी बन जाती है इसकी, क्या, टेंडेंसी ऑफ, टेंडेंसी ऐसे लिखिए, टेंडेंसी, टेंडेंसी टू रिटेन, टेंडेंसी टू रिटेन, tendency to retain water in tissues may causes menstrual cycle irregular, ठीक है। तो अगर जो है यहाँ पर आप देखोगे, अगर सही से बैलेंस नहीं है तो वहां पर आप बोलोगे वाटर जो होगा टिश्यू में वो रिटेन होने लगेगा, ओडिमा प्रोसेस होने लगेगी, सोलन स्किन होने लगेगी, और अगर आप देखोगे फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो होगी वो इरेगुलर हो सकती है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं जो डिसऑर्डर है इसमें वो कौन सा है, तो आप बोलोगे तीसरा वाला जो है वो है सिंपल ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर या एंडेमिक ग्वाइटर, या आप बोलोगे इसके कोलाइड ग्वाइटर, ठीक है। अब देखिए इसमें कहानी क्या, सिंपल ग्वाइटर या कोलाइड ग्वाइटर में अब वो लोग यहाँ पर डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, डिफिशियंसी देखने को मिलेगी ऑफ आयोडीन इन फूड, ठीक है, उसकी वजह से होता है। अगर आयोडीन प्रॉपर नहीं मिल रहा तो सिंपल ग्वाइटर होने के चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है बेटा, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। किस वजह से, ड्यू टू सॉइलिंग। यहाँ पर सॉइलिंग की वजह से ये भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसमें ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, समझ में आई हो। अब इसके बाद में हमारा जो दूसरा पार्ट है उसकी बात करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हाइपर सिक्रीशन। क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रीशन, ठीक है, बोलेंगे ये सारे हाइपर सिक्रीशन। देखिए हाँ, ये हाइपो थे सारे, पीछे वाले बेटा सारे हाइपो थे, ठीक है, सारे पीछे वाले हाइपो थे जितने मैंने बताया। अब लास्ट में बताने जा रहा हूं हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन मतलब ज्यादा का सिक्रीशन है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन में आप सबसे पहले आओगे तो उसको बोलोगे ग्रेव्स डिजीज। ये इसी का दूसरा नाम होता है ग्रेव्स डिजीज का बैसिडो डिजीज, या बेटा इसी को हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है, बैसिडो डिजीज है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। देखिए कहानी क्या है,
ग्रेव डिजीज या बेसिडो या एक्सोप्थेल्मिक जो गोइटर है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर TSH लाइक जो होते हैं एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। क्या बन जाते हैं? TSH लाइक जो है एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, थायराइड जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है। यहाँ पर भी क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है। BMR रेट वो भी इंक्रीज कर जाता है। और क्या होता है, फैट का लॉस होने लगता है, लिपोलिसिस होने लगता है। ठीक है, दूसरा आप बोलोगे यहाँ पर जो आई होती है वो बल्जिंग होती है, प्रोट्रूसिबल, मतलब बाहर की तरह निकलने। एक्सोप्थेल्मिक का मतलब ही यही होता है, एक्सो मतलब बाहर है, ऑप्थेल्मिक का मतलब जो है आपकी आईज, तो बाहर की तरफ बल्जिंग आईज ऐसे निकली दिखती हैं, ऐसे ऐसे एकदम निकली, तो उसको बोलते हैं प्रोट्रूसिबल आईज या एक्सोप्थेल्मिक आईज। तो ये सब ग्रेव्स डिजीज या बेसिडो या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर के केस में देखने को बातें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपकी कहानी हो गई किसके केस में, जो आपका ग्रेव डिजीज के केस में। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आगे हम लोग नई डिस्कस करेंगे पैरा जो है थायराइड ग्लैंड के बारे में। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। सर बोल लीजिए बेटा। क्यों सर? सर प्रेगनेंसी के टाइम पे सर ये थायराइड बढ़ क्यों जाता है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, थायराइड नहीं बढ़ता है, ऐसा किसने बोला है? अच्छा, ओके सर। हाँ, थायराइड अगर सही से काम नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी अटेन नहीं होता है फीमेल्स में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, तो उसका मेंटेन होना बहुत जरूरी। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्लास के लिए मतलब दोबारा ज्वाइन होना है? क्या बेटा? हाँ, नेक्स्ट क्लास के लिए दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा दूसरे लिंक पे। ठीक है।